मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना की प्रक्रिया। मतगणना के लिए 5,500 से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती। मतगणना की तैयारी पूरी। मतगणना को लेकर भाजपा ने की बैठक। प्रत्येक लोकसभा में 200 से ज्यादा काउंटिंग एजेंट्स किए तय। पोस्टल बैलेट के लिए लगाई जाएगी 40 टेबल। चारधाम यात्रियों के लिए जारी हो सकता है हेल्थ कार्ड। वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक लगी रोक। उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर लगाई है रोक। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना। अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के परिणाम भले ही 4 जून को आए, लेकिन जीत के दावे नेताओं ने पहले से ही करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने एनडीए की भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जैसा कि कहा था, भारतीय जनता पार्टी 370, एनडीए 400 पार। संकल्प दोहराया जाता था हर सभा में, अब की बार 400 पार। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 10 वर्ष के जो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस की सरकार और विभिन्न राज्यों में डबल इंजन की सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। चारधाम यात्रा को लेकर हिंदू धर्म में मान्यता बेहद अहम है। इस वर्ष चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो चुकी है। वह यात्रा को लेकर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने भीड़ के मद्देनजर वीआईपी दर्शन पर आगामी 10 जून तक के लिए रोक लगा दी है। वहीं चारधाम के कठिन रास्ते और भारी भीड़ के बीच 22 दिनों में लगभग 70 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इनमें से केदारनाथ में 27, बद्रीनाथ 22 और गंगोत्री यमुनोत्री में 21 लोगों की मौत हुई है। वहीं स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने वाले 50 साल से ऊपर के श्रद्धालुओं से उनकी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी ली जा रही है। साथ ही पंजीकरण कराते समय मेडिकल हिस्ट्री भी पूछी जा रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग चारधाम यात्रा के लिए हेल्थ कार्ड डेवलप करने का सोच रहा है। जितने भी यात्री आ रहे हैं 50 से ऊपर, तो उनको हम कंपलसरी स्क्रीन कर ही रहे हैं और उनकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं। इसके अलावा जब भी कोई यात्री टूरिज्म डिपार्टमेंट के चारधाम वेबसाइट में अपने आप को दर्ज करता है, तो उसमें एक पॉपअप आता है जिसमें उसके हेल्थ रिलेटेड पैरामीटर्स की भी जानकारी ली जाती है। तो ये फिलहाल अभी वॉलंटरी है, लेकिन आने वाले समय में हम इसको कंपलसरी बनाने की कोशिश कर। उत्तराखंड में तपती गर्मी से एक बार फिर राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 3 जून को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों और 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इन जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना नहीं है। 5 तारीख में जब आप जा रहे हैं जून में, तो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक में 4 और 5 तारीख में वो मिलने वाली है। तो उसकी वजह से तापमान में और भी कमी आएगी। और तो इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आगे 3-4 दिन जो है देखने को मिलने वाली। पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ बीते 18 घंटों से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के वन सेलंग और छड़कूला के जंगल धधक रहे हैं।
दावानाल के कारण पूरे नगर क्षेत्र में धुएं का गुब्बार फैला हुआ है। पार्क कर्मी, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस, वाटर टैंक के साथ पूरी टीम आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं बढ़ती आग बद्रीनाथ हाईवे तक पहुंच गई है, जिसके चलते यात्री वाहनों को भी कुछ समय के लिए रोकना पड़ा है। लोहाघाट नगर की साफ सफाई व्यवस्था एक बार फिर से चरमरा गई है। नगर की डीसीएम चौराहा, अस्पताल गेट और एसडीएम कोर्ट के पास लोग खुले में कूड़ा फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे तक भी नगर निगम ने निस्तारण नहीं किया है, जिसके लिए निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और निवर्तमान सभासदों ने पालिका की कार्यप्रणाली पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि पालिका ने घर घर से कूड़ा उठाने का दावा कर रही है, लेकिन पूरे नगर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। लोग खुलेआम नगर की सड़कों पर कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे लोगों को काफी असुविधा हो रही है। यहाँ पर एसडीएम कोर्ट के पास कचरा फेंक देते हैं, जिससे लोगों का आना जाना बहुत दुभर हुआ रहता है। बंदर इतना काटने को आते हैं कि बच्चों को कैसे स्कूल पहुँचाएं, हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ आवारा जानवर भी यहाँ पर लोगों का चलना मुश्किल कर रखा है। प्रशासन की ये लापरवाही है। काफी दिनों से ये कूड़ा पड़ा हुआ है, ये उठता नहीं है 10-10 बजे तक भी। और गांव से लोग यहाँ अस्पताल पहुंच जाते हैं दवाई लेने के लिए, कूड़ा नहीं उठता है। इसी तरह चारों तरफ शहर में कूड़ा बिखरा पड़ा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। और हम लोग कहते भी हैं तो उसके बाद ये लोग मानते नहीं है। और ये कुछ शरारती तत्व रोज ये अस्पताल के आगे यहाँ पर कूड़ा डालते हैं, और हम लोगों में काफी नाराजगी है। अस्पताल प्रशासन में भी नाराजगी है कि हमारे गेट के सामने ये लोग कूड़ा डालते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि नगर पालिका इसका तुरंत समाधान करे, हमें आगे को कोई कदम न उठाए। जब से प्रशासक बैठा है, सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। तमाम में इतनी गंदगी हो गई है, और ये सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये पीलिया, घर घर पीलिया और ये टाइफाइड का जो प्रकोप फैल रहा है, आने वाले समय में महामारी का भी डर है। देहरादून में 4 जून यानी कि कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 884 टेबल लगाई गई हैं, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती के लिए 218 टेबल लगाई गई हैं। ईवीएम और डाक मतपत्रों की गणना एक साथ होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BBRC पुरुषोत्तम ने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी और राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। साथ ही बताया कि निर्वाचन आयोग की कोशिश रहेगी कि दोपहर 1 से 2 बजे तक परिणाम घोषित हो जाएं। ये हमने जो रूम की साइज है उसको देखते हुए लगाया है। पूरा स्टेट में हमने लगभग 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए 91 हमने काउंटिंग हॉल्स लगाए हैं, और उसमें मेज जैसा टेबल की संख्या है लगभग 884 टेबल्स की हमने वहां पर इंतजाम किया है। और हमारा प्रयास है कि त्वरित रूप में काउंटिंग खत्म करें। लगभग 1 बजे 2 बजे तक हम रिजल्ट देने की पोजीशन में रहे। चुनाव आयोग ने लापरवाही बरतने पर एडीएम वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग के इस एक्शन पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कुछ गलतियां यदि हुई है तो सरकार और सीएम धामी मामले का संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई वजह रही होगी जिसके आधार पर सस्पेंशन किया गया है और जांच में सच सामने आ जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलतियां की हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सरकार भी उसमें संज्ञान ले रही है और धामी जी भी उसमें संज्ञान लेने का काम करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं और ऐसा नहीं है कि उनको चुनाव में लगाया इसीलिए शायद उनको सस्पेंड किया। तो कोई ना कोई ऐसी वजह होगी जिसकी जांच होगी और जांच में सारी चीजें निकल के बाहर आ जाएंगी। 4 जून को होने वाली मतगणना को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंपावत के दोनों विधानसभाओं 54 लोहाघाट और 55 चंपावत के लिए जिला मुख्यालय के गौरल चोड़ मैदान स्थित मतगणना केंद्र वन पंचायत भवन और नगर पालिका हॉल में संपन्न होगी। साथ ही कहा कि मतगणना स्थल में कोई भी कार्मिक एजेंट व्यक्ति मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे और इस सभी के
मोबाइल मतगणना स्थल के बाहर ही जमा कराए जाएं। इस हेतु एक प्रभारी और कार्मिक तैनात किए जाएं। दोनों विधानसभा में मतगणना 14 राउंड में संपन्न होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू की जाएगी। हमारे माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित शेड्यूल है उसके अनुरूप 4 जून मंगलवार को ठीक प्रातः 8 बजे माननीय प्रेक्षक महोदय की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम्स जो हमारे 2 विधानसभा के हैं वो ARO साहिबान द्वारा और जो हमारे पॉलिटिकल एजेंट्स हैं उनके सामने खोला जाएगा। विधानसभा चंपावत में 12 टेबल्स हैं और विधानसभा लोहाघाट में 14 टेबल्स निर्धारित किए हैं। इस प्रकार दोनों ही विधानसभाओं में ये गणना जो है 14 राउंड की चलेगी। 14 राउंड की गणना के बाद ये रिजल्ट्स कंपाइलेशन के लिए RO अल्मोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से 3 कॉर्डन्स में इसकी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो भी ITBP, IRB और पुलिस का 3rd कॉर्डन इस तरीके से की जा रही है। इसके अलावा हमारे स्टाफ EVM और पॉलिटिकल एजेंट के एंट्री एग्जिट पे चेकिंग फिस्किंग के अरेंजमेंट्स DFM DHHMD रखे जा रहे हैं। मीडिया सेंटर में पुलिस व्यवस्था रहेगी। जो मतगणना के बाद EVM का मूवमेंट रहेगा वो प्रॉपर एस्कॉर्ट के साथ में रहेगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर मुर्गियों को ले जा रहा वाहन स्वाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन NH से गिरकर करीब 200 मीटर नीचे धोन बड़ोली रोड में जा गिरा। वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति गंभीर रूप से जबकि घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय चंपावत पहुंचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बनबसा में होने वाले कार्यक्रम के लिए बनबसा जा रहे DM चंपावत नवनीत पांडे और SP अजय गणपति ने दुर्घटना स्थल में जाकर ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति को खाई से निकलवाकर NH तक पहुंचवाकर चंपावत जिला चिकित्सालय भिजवाया और मृतक के शव को बाहर निकाला गया। DM और SP के द्वारा घायल व्यक्ति की मदद को आगे आए ग्रामीणों की सराहना की गई तथा उन्हें धन्यवाद दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने यात्रा कार्यालय में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का निरीक्षण किया और दूसरे प्रदेशों से पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की। साथ ही सभी को 4 धाम यात्रा की बधाई दी। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि NDA एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी ज्यादा सीटें जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों के दोगुने अंतर से जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल से साबित होता है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। भाजपा 370 और NDA 400 पार का नारा सार्थक सिद्ध हो रहा है। सभी एग्जिट पोलों में NDA और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है, गरीब कल्याण, सुशासन की जीत है। जो उन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल और एक एक क्षण लगाया है, ये उसकी जीत है और ये ऐतिहासिक होगी। हम आज के एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और NDA 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और NDA की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएं, परिवारवाद एक हो जाए, तुष्टिकरण करने वाले एक हो जाएं, कुर्सी के लिए
ईमान धर्म को त्यागने वाले एक हो जाए तो भी जनता ने अपनी मोहर देश के विकास को के लिए लगाई है। 4 तारीख को परिणाम जो आने वाले हैं वो जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण के खिलाफ का परिणाम है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ पुनः तीसरी बार इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश अग्रणी विकास की ओर बढ़ेगा, ऐसा हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला है जब पहली बार वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से महिंद्रा थार एसयूवी केदारनाथ धाम पहुंची। इससे पूर्व आपदा के बाद यहां डंपर, जेसीबी और पोकलैंड मशीनें जरूर पहुंची हैं। इन मशीनों का उपयोग यहां पुनर्निर्माण कार्यों में किया जा रहा है, लेकिन इस बार धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने नई पहल की है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इस बार नई पहल की। बीमार, बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए यहां महिंद्रा थार एसयूवी कार भेजी जा रही है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एक थार कार को गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ धाम भेजा गया। इसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति के पुजारियों, वेद पाठियों ने थार कार की विधिवत पूजन अर्चन किया। बताया जा रहा है कि अभी एक थार और वहां पहुंचेगी और 2 थार गाड़ियां यात्रा काल में धाम पहुंचने वाले वीआईपी केदारपुरी का भ्रमण कर सकेंगे। साथ ही हेलीपैड से बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यात्रा काल में किसी यात्री या अन्य के बीमार या घायल होने पर उसे हेलीपैड तक पहुंचाने में भी एसयूवी का उपयोग किया जाएगा। लेकिन केदारनाथ धाम में थार पहुंचने के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार ने हमेशा धार्मिक स्थलों की पवित्रता में कुठाराघात करने का काम किया है। देखिए, जिस तरीके से केदारनाथ मंदिर में थार पहुंचाई गई है, एसयूवी पहुंचाई गई है, उससे निश्चित रूप से मंदिर की पवित्रता को भंग करने का काम सरकार ने किया है। और जिस तरीके से अगर थार वहां पहुंचेगी, निश्चित रूप से स्थानीय रोजगार को भी प्रभावित करेगी। सरकार पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना चाहती है, गरीब के पेट में लात मारने का काम करती है। केदारनाथ मंदिर में जो डांडी कांडी चलाने वाले लोग हैं, जो डोली चलाने वाले लोग हैं, अपना पेट पालने का काम वो करते हैं। सरकार ने ऐसे लोगों के पेट में लात मारने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए ये कदम उठाया गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केदारनाथ के स्वरूप को खतरा नहीं हो सकता। जहां तक थार की बात है तो ये सुविधा हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो केदारनाथ में जाकर किसी बीमारी के कारण दिक्कत में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति में ही थार का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में यात्रीगण आ रहे हैं, उन्हें परेशानी न हो इसके लिए सुचारू रूप से दर्शन करने की व्यवस्था बनाई गई है। इसकी विपक्ष को सराहना करनी चाहिए, न कि आरोप लगाना चाहिए। केदारनाथ जी के स्वरूप को कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता है। और जहां तक थार की बात है तो वो हेलीपैड से मंदिर तक के लिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग किसी बीमारी से अचानक केदार भूमि में जाने के बाद त्रस्त हो चुके हों, या तो जो विकलांग हो, जिनको असमर्थता दिखाई दे रही हो, इस तरीके के लोगों के लिए इमरजेंसी की हालात में उस थार का प्रयोग किया जाएगा। तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, वो सराहना करनी चाहिए, न कि इस प्रकार का आरोप लगाना चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस केदारनाथ धाम में थार के संचालन का विरोध कर रही है, तो वहीं भाजपा थार के जरिए यात्रियों को सुविधा पहुंचाने का दावा कर रही है। देखना होगा कि आगामी दिनों में थार के माध्यम से यात्रा कितनी सुचारू बन पाती है। IND24 के लिए देहरादून से विनय सूद की रिपोर्ट। एक उम्र के बाद हर माता पिता की बच्चों से यही उम्मीद होती है कि उनके बच्चों उन्हें बुढ़ापे में तीर्थ दर्शन कराएं। लेकिन आधुनिकता के इस दौर में आजकल के युवा इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने माता पिता को तक समय नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 भाई अपने दिव्यांग माता पिता को चारधाम यात्रा कराने के लिए निकले हैं। 2 भाई जो अपने दिव्यांग माता को कंधों पर बिठाकर चारधाम यात्रा पर निकले हैं। इन दोनों भाइयों का कहना है कि आजकल लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं। उसी से ये संदेश देने के लिए हिमाचल प्रदेश से उन्होंने ये यात्रा शुरू की है और 106 दिनों में 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के सभी तीर्थ स्थानों के बाद ये यात्रा श्री राम मंदिर अयोध्या में संपन्न होगी। इस यात्रा को हमने जो प्रारंभ किया था
18 फरवरी 2024 को किया था और आज चलते चलते हमें लगभग 105 ही दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारा काफ़ी सफ़र जो है तय हो चुका है, जैसे कि हरिद्वार, मनसा देवी, चंडी देवी, वीरभद्र, नीलकंठ, सुरकुंडा देवी और गंगोत्री और यमुनोत्री। अभी इसके पश्चात हम केदार बाबा के दर्शन करेंगे और बद्रीनाथ भी जाएंगे और अंत में हम अयोध्या राम मंदिर जाएंगे। उसके पश्चात पैदल ही हम अपने घर भी जाएंगे और इसका उद्देश्य सनातनियों को जगाना, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति जो प्रेम भाव है बनाए रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 से समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 4 जून के काउंटिंग वाले दिन पर टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी घमासान मच गया है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण का मतदान समाप्त होते ही तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे पेश करने शुरू कर दिए हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर 400 पार के नारे को एक बार फिर दोहरा रही है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कह रही है कि जिस तरीके से भाजपा ने युवाओं के हित में, गरीबों के हित में विकास के कार्य किए हैं, उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीटें लाने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि देश की जनता ने मोदी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई है। जनता पार्टी प्रारंभ से ही कह रही है कि जिस तरह से मोदी जी ने देश के गरीबों के हित में, युवाओं के हित में और विकास के लिए जितने काम देश भर में किए हैं, उसके आधार पर इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देखकर गदगद हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस एग्जिट पोल को हवाई बता रहा। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारा भरोसा है कि इस देश की महान जनता ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है और इस देश में 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हम कभी बीजेपी की तरह घमंड में बात नहीं करते। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम 400 पार करेंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा भरोसा है कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में इस देश की महान जनता ने मतदान किया है और इस देश में 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम भाजपा की तरह घमंड नहीं बोलते हैं। हमने भाजपा की तरह ये कभी नहीं कहा कि हम 400 पार जाएंगे या हम इतने पार जाएंगे। मतगणना से पहले भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। एक ओर जहां एग्जिट पोल को लेकर भाजपा गदगद दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सिरे से नकार रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल में कितनी सत्यता है, यह तो 4 जून को ही स्पष्ट होगा। IND 24 के लिए देहरादून से विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ हरिद्वार के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजेश सैनी ने वरिष्ठ जनों से परामर्श कर जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। बता दें कि 23 मई को संपन्न जिला चुनाव में राजेश सैनी को जिला अध्यक्ष और जितेंद्र सिंह रुहालकी को जिला मंत्री पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। जिला अध्यक्ष राजेश सैनी ने विश्वास जताया है कि नई जिला कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी और सदस्य पूरी निष्ठा और समर्पण भाव से काम करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करेंगे। जिला मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में नई जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक और जुलाई के अंतिम सप्ताह में जिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।